हाँ, आज अपन बात करते हैं साम्यावस्था के। एक दो टॉपिक रह गए थे अपने साम्यावस्था के अंतर्गत। तो एक तो अपना आता है कौन सा, जिसे अपन कहते हैं समायन प्रभाव। एक तो टॉपिक कौन सा है, सम आयन प्रभाव। एक आता है बफर विलयन, दोनों हैं। इसके अलावा अपन ये कह सकते हैं एक आता है अम्ल क्षार अनुमापन। केवल 3 टॉपिक अपने किसमें, साम्यावस्था से संबंधित। ठीक है, साम्यावस्था के अंतर्गत पहला टॉपिक कौन सा है, सम आयन प्रभाव। पहला टॉपिक कौन सा है, सम आयन प्रभाव। सम आयन प्रभाव का मतलब क्या होता है कि ये जो एप्लीकेबल कहाँ होता है, तो इसके लिए अपन ये कह सकते हैं एक तो होता है वीक एसिड, या अपन ऐसे कह सकते हैं वीक बेस। या तो अपन यूज करेंगे क्या, दुर्बल अम्ल और या दुर्बल क्षार। ठीक है, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार को अगर जल में घोला जाए तो इनका जो वियोजन है वो आंशिक होता है। अपन ऐसे कह सकते हैं कि जैसे पूर्ण, या अपन ऐसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल अम्ल है, प्रबल क्षार है, अगर उसको जल में घोलेंगे तो लगभग 100% आयनित होंगे। 100% का मतलब हो सकता है 90+, 90% से ज्यादा वो आयनित अवस्था में आएंगे, आयनों के रूप में टूटेंगे। लेकिन इनकी जो स्थिति है ना वो आंशिक वियोजित होते हैं। आंशिक वियोजित होने का मतलब क्या है, जैसे एस का अगर वियोजन अपन करें तो हो सकता है कितना, 50% वियोजन हो जाए। इसका अगर अपन वियोजन करें तो हो सकता है कितना हो जाए, 40% वियोजन हो जाए। तो उस वाली कंडीशनों पर अपन समान प्रभाव एप्लीकेबल कर सकते हैं। अब यहां अपन ये कह सकते हैं कि जैसे संभवतः अपन ने कह दिया है कि CH3COOH, इसको अपन ने जल में घोला। जल में घोलने पर क्या करेगा ये CH3COO- और साथ में किसमें टूटेगा, H+ में। ठीक है, अब इस विलयन में अपन ने क्या मिला दिया, कि यहां पर ने मिला दिया सोडियम एसिटेट। क्या मिला दिया, CH3COONA। इस विलयन अपन ने क्या मिला दिया, सोडियम एसिटेट। अब जैसे अपन सोडियम एसिटेट मिलाएंगे तो जो विलयन है उसमें कौन कौन से आयन की प्रेजेंस होगी, एक तो CH3COO- और साथ में क्या आएगा, Na+। यही तो आएगा, बताओ। अब अपन ये कहते हैं कि इस वाले लवण में जो आयन है, एक तो एसिटेट आयन है और एक कौन सा आयन है, सोडियम आयन है। इनमें से एक आयन ऐसा है जो पहले से उपस्थित अम्ल के जो आयन है उनके सिमिलर है, उनके कैसा है, समान। अब अपन ये कह सकते हैं कि जैसे ये आयन अपने पास अवेलेबल हुआ तो ये आयन क्या है, एसिटेट आयन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अब अपन ये कह सकते हैं कि उत्पाद में जो एसिटेट आयन की मात्रा है वो बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी ना। अब जब उत्पाद की तरफ अगर एसिटेट आयन की मात्रा बढ़ रही है तो जो साम्य है, क्योंकि ये दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है, तो इसका मतलब है इसकी जो वियोजन की मात्रा धीरे धीरे क्या होगी, घटेगी। क्योंकि लासातेली ने ऐसा कहता है कि जहां सांद्रता बढ़ेगी वहां से कम की तरफ जाएगा, सामने नहीं जाएगा, बताओ। तो अपन ये कह सकते हैं उत्पाद की तरफ अपन एसिटेट आयन की मात्रा बढ़ा रहे हैं, और एसिटेट आयन की मात्रा अगर उत्पाद की तरफ बढ़ेगी तो जो साम्यावस्था है वो वापस कहां जाएगी, या साम्यावस्था वापस कहां जाएगी, पश्चिम दिशा में। और जब पश्चिम दिशा में जाएगा इसका मतलब एसिटिक अम्ल का जो वियोजन है वो पहले की तुलना में घटेगा, बढ़ेगा, घटेगा। जब वियोजन घटेगा तो विलयन में H+ आयन की मात्रा घटेगी, और विलयन में जब H+ आयन की मात्रा घटेगी तो अम्लीय नेचर के मान में क्या आएगी, कमी। अम्लीय प्रकृति के मान में भी क्या आएगी, कमी। तो यहाँ जो समान आयन के कारण जो प्रभाव उत्पन्न हो रहा है उसको अपन क्या नाम देते हैं, सम आयन प्रभाव। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं कि एक बार अपन परिभाषा सुना है कि जब किसी दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार को अपन जल में घोलते हैं तो आंशिक रूप से आयनों में विभक्त होता है। यदि विलयन में हम इस प्रकार का कोई लवण मिलाएं जिसमें उपस्थित आयन अम्ल या क्षार में उपस्थित आयन के समान हो, तो समान आयन की उपस्थिति के कारण साम्यावस्था पश्चिम दिशा में विस्थापित होती है। अतः विलयन में H+ या OH आयन की मात्रा में क्या आती है, कमी। अतः pH के मान में क्या आता है, परिवर्तन होता है। तो यहाँ समान आयन के कारण उत्पन्न होने वाला ये जो प्रभाव है इसे अपन क्या नाम देते हैं, सम आयन प्रभाव। कोई दिक्कत बताओ। ठीक है, अपन को बताया कि अगर अकेला ये होता तो H+ आयन की मात्रा बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही ये आया
वैसे ही शाम में कहा जा रहा है बैक साइड में, बैक साइड में अगर जाएगा इसका मतलब H प्लस आयन की मात्रा घटेगी नहीं घटेगी, और H प्लस आयन की मात्रा अगर घटेगी इसका मतलब पीएच के मान में क्या होगी, परिवर्तन होगा या वृद्धि होगी। क्लियर बात। इसका मतलब अम्लीय प्रकृति के मान में क्या आ रही है, कमी आ रही है नहीं आ रही। सेम कंडीशन अपन क्या कह सकते हैं, क्षार के संदर्भ में लगा सकते हैं। क्षार के संदर्भ में कैसे, माना कि अपन ने ये ले लिया NH4OH, दुर्बल क्षार है, इसको तोड़ेंगे तो क्या बनना चाहिए, NH4 प्लस, प्लस में क्या आएगा OH माइनस, ये बनेगा। इस वाले विलयनों पर क्या मिला दिया, NH4Cl, NH4Cl मिलाएंगे तो ये क्या करेगा, प्लस और Cl माइनस में टूटेगा नहीं टूटेगा बताओ। अब यहां देखो अमोनियम और अमोनियम सेम है या नहीं है, इसका मतलब उत्पाद की तरफ अमोनिया की मात्रा बढ़ रही है अमोनियम आयन की, तो शाम में कहा जाएगा, बैक साइड में जाएगा नहीं जाएगा, बैक साइड में अगर जाएगा तो विलयन में OH माइनस की मात्रा घटेगी नहीं घटेगी, क्योंकि जब शाम में बैक साइड में आएगा इसका मतलब OH NH4 प्लस से क्रिया करेगा और वापस क्या बनाएगा, NH4OH का निर्माण करेगा। तो विलयन में OH माइनस आयन की सांद्रता घटेगी तो पीएच के मान में क्या आएगी, परिवर्तन होगा या वृद्धि होगी, वृद्धि तो होगी नहीं कमी होगी, क्योंकि OH अगर घटेगा तो क्षारीय नेचर घटेगी और क्षारीय नेचर घटने का मतलब है पीएच का मान 14 से कम प्राप्त हो। क्लियर बात, कोई समस्या। इसे अपन क्या नाम देते हैं, सम आयन प्रभाव। स्पेशली अपन दो एग्जांपल ध्यान रखें, एक तो एसिटिक एसिड और एक ध्यान रखें अमोनियम हाइड्रोक्साइड के। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। अगला टॉपिक अपन बात करेंगे कौन सा, अगला टॉपिक दूसरा आता है अपने पास बफर विलयन। दूसरा टॉपिक कौन सा है, बफर विलयन। बफर विलयन क्या होता है कि ऐसा विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा मिलाई जाए, क्षार की मात्रा मिलाई जाए या जल की मात्रा मिलाई जाए, तो उस विलयन के पीएच के मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो उस विलयन को अपन क्या नाम देंगे, बफर विलयन कहेंगे। मैं क्या कह रहा हूं, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपन बहुत ज्यादा मात्रा में अम्ल मिलाते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में क्षार मिलाते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में जल मिलाते हैं, मतलब एक सीमित मात्रा में अपन क्या करेंगे, तनु अम्ल मिलाए जाए, तनु क्षार मिलाए जाए और जल की तनु मात्रा मिलाई जाए। इसका मतलब उस टाइम पे उसके पीएच के मान में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, तो विलयन कौन सा कहलाएगा, बफर विलयन। ठीक है, उसके बाद अपन ये कह सकते हैं ये जो विलयन है वो स्पेशली कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार, टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स में कौन सा आता है, एक तो आता है अम्लीय बफर, पहला कौन सा आता है अम्लीय बफर, दूसरा कौन सा आता है क्षारीय बफर। दो विलयन आते हैं अपने पास, एक तो आता है अम्लीय बफर और एक आता है क्षारीय बफर। तो यहां से अपन क्या कहेंगे, अम्लीय बफर कब मिलता है, तो यहां से स्थिति आती है वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर जो विलयन बना होता है उसे अपन क्या कहते हैं, अम्लीय बफर कहते हैं। मतलब अगर अम्लीय बफर है तो वीक एसिड लेना है, दुर्बल अम्ल लेना है, और क्षार कैसा लेना है, प्रबल। इसी प्रकार अपन क्षारीय बफर कब बनाएंगे, तो यहां पर नहीं कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग तो क्या लेना है एसिड और वीक क्या लेना है बेस। चलो जिसका बफर विलयन बनाना है उसको हम दुर्बल लेंगे, अगर अम्ल का बनाना है तो अम्ल दुर्बल होना चाहिए, क्षार का बनाना है तो क्षार दुर्बल होना चाहिए। बताओ कोई दिक्कत है क्या। तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, यहाँ अम्लीय बफर और क्षारीय बफर की स्थिति डिफाइन कर सकते हैं। तो अपन यहाँ से परिभाषा क्या दे रहे हैं, दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण का जो विलयन है उसे अपन क्या कहते हैं, अम्लीय बफर कहते हैं। दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल से बने लवण के विलयन को अपन क्या कहते हैं, क्षारीय बफर कहते हैं, जिनका पीएच लगभग स्थिर होता है, बहुत ज्यादा उसमें चेंजिंग नहीं होता। जैसा पीएच पहले होगा, अगर उसमें अपन अम्ल की थोड़ी मात्रा मिलाएं, क्षार की थोड़ी मात्रा मिलाएं या जल की मात्रा मिलाएं तो परिवर्तन नहीं होना चाहिए, पीएच का मान कांस्टेंट रहना चाहिए। तो विलयन कैसा कहलाएगा, बफर विलयन। बताओ कोई दिक्कत। ठीक है, अगला एक लास्ट टॉपिक अपने पास आता है कौन सा, जो दे रखा है क्या, अम्ल क्षार अनुमापन। अम्ल क्षार अनुमापन, देखो वर्तमान में अनुमापन जो होता है वो केवल अपने लिए पोटेशियम परमैंगनेट वाला दे रखा है। पोटेशियम परमैंगनेट के साथ क्या अपन याद करते हैं, किसकी सांद्रता याद करते हैं, एक तो ऑक्जेलिक अम्ल की और एक अपना क्या आता है
एक और बॉन्ड ज्ञात करते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट की। ये तो होता है फेरस अमोनियम सल्फेट का ज्ञात विलयन होता है, और जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसका कैसा विलयन होता है, अज्ञात। लेकिन उससे कुछ टाइम पहले, 2 साल पहले लगभग, अपन ये कहते थे कि उसमें सिलेबस में प्रैक्टिकल में ये था अम्ल क्षार अनुमापन। अम्ल क्षार अनुमापन होता क्या है सुन लें। सबसे पहले तो अपन बात करेंगे अनुमापन किसे कहते हैं। अनुमापन को कहते हैं अपन टाइट्रेशन। बताओ, देखिए ना अपन ने प्रैक्टिकल में टाइट्रेशन अपन करते हैं ना ब्यूरेट पिपेट लेकर के, तो वो अनुमापन है। अब अनुमापन का मतलब होता है कि यहाँ 2 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। एक तो सॉल्यूशन होता है ज्ञात और एक होता है अज्ञात। 2 प्रकार के विलयन होते हैं या नहीं होते हैं। एक तो विलयन कैसा होता है, ज्ञात, और एक कैसा होता है, अज्ञात। तो अपन ये कह सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत ज्ञात विलयन द्वारा अज्ञात विलयन की सांद्रता ज्ञात करते हैं। एक की सांद्रता हमें पहले से पता होती है, दूसरे की सांद्रता हमें नहीं पता होती, तो इसके माध्यम से इसकी सांद्रता अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो वहां संभवतः जो सूत्र अपने काम आते हैं, जैसे M1V1 बराबर क्या आता है, M2V2 आता है काम में। ऐसे N1V1 बराबर क्या आ सकता है, N2V2। ठीक है, तो ये जो स्थिति है इसमें अपन ये कह सकते हैं M1 मतलब है ज्ञात सांद्रता, V1 बराबर है पिपेट द्वारा लिया गया आयतन, 20 ml की होती है पिपेट। इसके अलावा V2 बराबर कौन सा होता है, जो ब्यूरेट में से अपना पाठ्यांक आता है नहीं आता। तो शेष स्थिति अपन को क्या ज्ञात करनी होती है, M2 का मान, मतलब अज्ञात विलयन की सांद्रता। तो अनुमापन का सीधा सा मतलब है वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत ज्ञात विलयन द्वारा अज्ञात विलयन की सांद्रता ज्ञात करते हैं, उससे अपन क्या कहते हैं, अनुमापन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ अनुमापन अलग अलग स्थिति में आता है, जैसे NOH प्लस HCl हो सकता है, ये तो क्षार है, ये क्या है, अम्ल। Na2CO3 ये क्षार है, प्लस में क्या आ सकता है, HCl ये अम्ल है। इसका मतलब एक अम्ल के द्वारा दूसरे एक क्षार की जो सांद्रता है उसकी अपन गणना करते हैं, उससे अपन क्या कहते हैं, अम्ल क्षार अनुमान। कोई दिक्कत नहीं। तो ये टॉपिक अपने क्लियर है, साम्यावस्था अपना यहां से फिनिश। ठीक, अगली स्थिति अपन सुनाए, एक चैप्टर बता देता हूं मैं, कौन सा, ठोस अवस्था के बारे में बता दूं। कलर चेंज नहीं हुआ, अब हम बात करेंगे ठोस अवस्था, इसको अपन कहते हैं सॉलिड स्टेट। देखो सिलेबस में अपने पास तीनों यूनिट है, अपने पास ठोस अवस्था क्या है, द्रव अवस्था क्या है, गैस अवस्था क्या है। लगभग अपनी 4 यूनिट फिनिश है, यहाँ तक 4 यूनिट मैंने बता दी है। अब 3 कौन सी यूनिट है अवस्थाओं की, एक ठोस की, एक द्रव की और एक गैस की। ठीक है, इसके अलावा 2 पार्ट अपने ऑर्गेनिक के हैं, जिसमें नोमेनक्लेचर वाली स्थिति है, एक हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है। तो लगभग यही सिलेबस है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात कर लें ठोस अवस्था के बारे में। अब ठोस अवस्था होती क्या है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, सुन लें। अपन ये कह सकते हैं प्रत्येक जो पदार्थ है वो मूल रूप से छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ जो है वो किससे मिलकर बना होता है, कणों से, कणों से बना होता है। इन कणों को अपन ये भी कह सकते हैं अवयवी कण। क्या कह सकते हैं, अवयवी कण। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसको अपन कहते हैं अवयवी कण। अब अपन ये कह सकते हैं अवयवी कणों के मध्य उपस्थित बल और दूरी के आधार पर प्रत्येक अवस्था को अपन डिफाइन कर सकते हैं। अब अपन ये कह सकते हैं जो प्रत्येक पदार्थ है उसमें जो कण है उनके मध्य जो उपस्थित दूरी है उसको अपन कहते हैं क्या, अंतरा आणविक दूरी। दूरी को क्या कहते हैं अपन, अंतरा आणविक दूरी। और बल को अपन कहते हैं क्या, अंतरा आणविक बल।
ठीक है। अब अपन ये कह सकते हैं जो ठोस है उसको अगर अपन प्रेशराइज करें तो प्रेस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। दबा सकते हैं क्या? नहीं दबा सकते। इसका मतलब ये जो कण हैं वो न्यूनतम दूरी पे होते हैं। इसके अलावा ये कह सकते हैं इन कणों के मध्य जो लगने वाला बल है वो कैसा होता है? अधिकतम। बल कैसा आएगा? मैक्सिमम। और दूरी कैसी आएगी? मिनिमम आएगा। मतलब पदार्थ की वह अवस्था जिसमें कणों के मध्य लगने वाला बल सर्वाधिक होता है और दूरी कैसी होती है? सबसे कम होती है। उसे अपन कहते हैं ठोस अवस्था। ठीक। उसके अलावा और कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? ठोसों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। अधिकतम होते हैं या नहीं होते? बताओ। इसके अलावा नहीं कह सकते हैं कि जो ठोस हैं उनको दबा नहीं सकते, इनमें संपीड़ित होने का गुण नहीं होता। होता है क्या? बताओ। इनका गलनांक और वो आकार और आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है। इनमें जो अवयवी कण हैं वो माध्य स्थिति के दोनों ओर क्या करते हैं? दोलन प्रदर्शित करते हैं। दोलन का मतलब ऐसा होता है कि जैसे अगर कोई पार्टिकल थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो रहा है तो उतना ही क्या होगा? इधर शिफ्ट होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि इधर से शिफ्ट हो गया दूसरी तरफ नहीं जाएगा। तो अगर शिफ्टिंग होगी तो बराबर होगी दोनों तरफ, नहीं तो नहीं होगी। तो ये कंडीशन किसके लिए आती है? पदार्थ की ठोस अवस्था के लिए। ठीक। अब ठोस के एग्जाम्पल बहुत होते हैं। बहुत का एक मतलब क्या है? जैसे धातु, अपवाद क्या आता है? मरकरी होता है, पारा जो द्रवस्था में पाया जाता है। इसके अलावा जो भी अधातु हैं जिनमें कुछ ऐसी होती हैं जो अधातु कौन सी अवस्था में होती है? गैस में। और एक होता है ब्रोमीन जो किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव में। होता ही नहीं होता। लेकिन सल्फर है, आयोडीन है, ये कैसी अवस्था में पाए जाते हैं? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। कार्बन कैसा है? ठोस अवस्था में पाए जाने वाला अधातु। ठीक। इसके अलावा कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, प्लास्टिक है, रबर है, रुई है, ये सब कैसे होते हैं? ठोस होते हैं। अगर तुमसे पूछे कि कॉटन क्या है? द्रव तो नहीं है, गैस भी नहीं है, तो क्या है? ठोस। ठीक है। क्योंकि ठोसों में बहने का गुणधर्म नहीं होता और विसरण का गुणधर्म नहीं होता। अगर बहने का किसी में गुणधर्म है तो वो द्रव है। ये ध्यान रखें अपन। क्योंकि रुई को अपन एक जगह रखेंगे तो बह जाएगी क्या? नहीं बहेगी ना। एक अपना है विसरण का गुण नहीं होता। विसरण का गुण जिसमें होगा वो होगी गैस। क्योंकि अपन को बताया कि जैसे अपन स्प्रे करते हैं तो एक जगह रह जाएगा कोई पदार्थ, उड़ेगा। तो उड़ने की स्थिति ठोस में थोड़ी होती है, नहीं होती। इसका मतलब ठोस और द्रव को और गैस को अपन आराम से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक। आगे अपन बात करेंगे ठोस स्पेशली दो प्रकार के होते हैं। कौन से? एक क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय। दो ही प्रकार तो होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय का मतलब होता है कि ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कणों के मध्य या अवयवी कण निश्चित ज्यामितीय अवस्था में पाए जाते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है। निश्चित ज्यामिति का मतलब है कणों के बीच में निश्चित अंतराल होना चाहिए, निश्चित दूरी होनी चाहिए, निश्चित प्रकार के बल होने चाहिए, निश्चित प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। उसको अपन क्या कहेंगे? निश्चित ज्यामिति में पाए जाते हैं। वो कौन सी ठोस कहलाते हैं? क्रिस्टलीय। इसके अलावा क्रिस्टलीय ठोस की डेफिनेशन क्या होती है? वे ठोस जिनमें अवयवी कणों के मध्य निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं होती, उनको अपन क्या कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस। देखो एक चीज है, जैसे अपन प्लास्टिक की कुर्सी लेके आए, कुर्सी को अपन कभी कभार ऐसे देखते हैं कहीं अपन प्रेस करें तो आराम से दब जाती है, कहीं से प्रेस करें तो दब जाती है क्या? नहीं दबती, तो गड़बड़ है। लेकिन लोहे का कोई टुकड़ा तुम ले ले और उसको प्रेस करें तो दब जाएगा क्या? दबेगा तो हर जगह सेम दबेगा, अन्यथा नहीं दबेगा। तो इसका मतलब दोनों में फर्क है या नहीं है? तो प्लास्टिक, रबर ये क्या है? कांच है, ये क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस। और जो पदार्थ ठोस अवस्था में है वो कैसे हैं? क्रिस्टलीय ठोस। ठीक। आगे अपन बात करें कि जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं उनके गलनांक निश्चित होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस के गलनांक कैसे होते हैं? परास में होते हैं। परास का मतलब अपन नहीं कह सकते कि जैसे लोहे को अपन गलाना चाहते हैं, गर्म करना चाहते हैं, तो गर्म करेंगे तो पूरी छड़ गर्म होगी पहले, टेम्परेचर समान रूप से प्रभावित होगा नहीं होगा? अगर वो द्रवस्था में आएगा तो इसका मतलब पूरा की पूरा पदार्थ द्रवस्था में आएगा। ऐसे थोड़ी ना कि एक तरफ से गर्म आ जाए दूसरी तरफ से नहीं आए। लेकिन अगर रबर को अपन गला रहे हैं तो जिस तरफ से रबर को अपन जला रहे हैं उधर से पिघलेगी, दूसरी तरफ पिघलेगी क्या? बताओ, नहीं पिघलेगी। इसका मतलब वहां गलनांक किसमें है? परास में। और क्रिस्टलीय ठोस में गलनांक कैसा होता है? निश्चित होता है। ठीक है। क्रिस्टलीय ठोसों में विषमदैशिक प्रकृति होती है, अक्रिस्टलीय ठोसों में समदैशिक प्रकृति होती है। विषमदैशिक का मतलब है प्रत्येक दिशा में अवयवी कणों की व्यवस्था भिन्न भिन्न मिलेगी। समदैशिक में प्रत्येक स्थान पर या प्रत्येक दिशा में अवयवी कणों की स्थिति समान प्राप्त होगी। ठीक है। अब ये जो कंडीशन है गलनांक और क्वथनांक उसके ज्यादा है,
अक्रिस्टलीय के थोड़े से क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, इसके अलावा नहीं कह सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों का जो शीतलन वक्र है वो कैसा होता है, असतत, और अक्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र कैसा होता है, सतत होता है। तो ऐसे कुछ कैरेक्टर हैं जो सामान्यतः क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस को डिफाइन करते हैं। बताओ कोई समस्या आएगा? आगे अपन बात करेंगे क्रिस्टलीय ठोसों का डिवाइडेशन क्या होता है। क्रिस्टलीय ठोस मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 4 क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण, ये कितने प्रकार के होते हैं, 4। कौन कौन से, सुनो। पहला ठोस होता है अपने पास आयनिक ठोस, ठीक है। दूसरा ठोस अपने पास आता है कौन सा, धात्विक ठोस। तीसरा ठोस अपने पास आता है आणविक ठोस, ठीक। और चौथा ठोस आता है अपने पास कौन सा, सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस। कौन कौन से ठोस हैं अपने पास, 4। सुन लें, इन ठोसों को अवयवी कणों के आधार पर, अवयवी कणों के आधार पर हम डिवाइड करते हैं। के आधार पर डिवाइड किया गया है। अब अवयवी कण के आधार पर अपन डिवाइडेशन करते हैं, तो आयनिक ठोस जो होते हैं, आयनिक जो ठोस होते हैं उनमें अवयवी कण क्या होते हैं अपने पास, आयन। अवयवी कण क्या होते हैं यहाँ पे, आयन, ठीक है। अब अगर अवयवी कण आयन है तो ठोस कैसा कहलाएगा, आयनिक, ठीक है। दूसरी एक स्थिति अपने पास आती है कि अगर अवयवी कण आयन है तो आयन कौन कौन से होते हैं अपने पास, एक तो पॉजिटिव और एक कैसे होते हैं, नेगेटिव, ठीक है। अब यहां पर ये कह सकते हैं जो अवयवी कण है पॉजिटिव और नेगेटिव, इनके बीच में जो बल है वो कौन सा लगेगा, बताओ। धनावेशित और ऋणावेशित आयनों के मध्य कौन सा बल कार्य करता है,